दिस इज़ वैष्णवी चौहान। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जेन्युइन स्टडी पर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि कल सीटेट की एग्ज़ाम है, आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से हो गई होगी और आप इस सीटेट की एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करके आएंगे। हमारी जो ये सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ की क्लासेस आ रही है, ये इसकी आज लास्ट क्लास है। मैंने सीटेट की एग्ज़ाम को कैसे अटैम्प्ट करना है, एग्ज़ाम में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, इसके बारे में एक वीडियो बनाया। अगर आपने वह नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखना, ये आपके स्कोर में 10 से 12 नंबर तक बढ़ा सकता है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करना नहीं भूलिए, ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप तक पहुँच सके। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। टारगेट सीटेट 2024। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हवा से तेल में गति करने वाली प्रकाश की किरण के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है प्रकाश की गति कम हो जाती है तथा किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। सेकंड दे रखा है प्रकाश की गति बढ़ जाती है और किरण अभिलंब से दूर झुक जाती है। थर्ड दे रखा है प्रकाश की गति बढ़ जाती है और किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। और फोर्थ है कि प्रकाश की गति कम हो जाती है तथा किरण अभिलंब से दूर झुक जाती है। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी आवृत्ति तो समान रहती है, लेकिन उसका तरंग दैर्ध्य और वेग इन दोनों में परिवर्तन होता है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो इसमें प्रकाश की किरण है उसकी गति तो बढ़ जाएगी, उसका वेग तो बढ़ जाएगा और वह अभिलंब की ओर ये प्रकाश की किरण आती हुई, ये इसका अभिलंब है। ये प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसकी गति तो बढ़ जाती है, मतलब कि इसके वेग में तो वृद्धि हो जाती है। और ये अभिलंब की ओर जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तब ये अभिलंब से दूर हट जाती है। किरण की गति या प्रकाश किरण की गति या प्रकाश किरण के वेग में तो वृद्धि होगी और ये अभिलंब से दूर हट जाती है। अगर प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है तो यहाँ पर प्रकाश किरण का वेग जो होगा उसमें कमी आएगी, प्रकाश किरण के वेग में कमी आएगी और यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस क्वेश्चन में हमारा जो सघन माध्यम है वह है तेल और जो विरल माध्यम है हवा है। तो वह विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश किरण गति कर रही है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है तो उसके वेग में तो कमी आएगी या उसकी गति तो कम हो जाएगी और वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रकाश की गति में कमी आएगी तथा वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर। यहाँ पर सघन माध्यम जो है वह तेल है और विरल माध्यम जो है वह हवा। क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से कौन सा संपर्क बलों के समुच्चय का घोतक या उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है स्थिर विद्युत बल, घर्षण बल या चुंबकीय बल। बी है मांसपेशीय बल, घर्षण बल और गुरुत्वीय बल। सी है कर्षण बल, मांसपेशीय बल और घर्षण बल। और डी दे रखा है गुरुत्वीय बल, स्थिर विद्युत बल और कर्षण बल। तो सबसे पहले ये संपर्क बल क्या होता है। संपर्क बल ऐसे बल होते हैं
जिनमें किन्हीं दो सतहों के बीच में संपर्क होता है, किन्हीं दो सतहों के बीच में संपर्क होता है, ऐसे बलों को संपर्क बल कहते हैं। और इस प्रकार के जो बल है वो एक तो कर्षण बल, मांसपेशीय बल और घर्षण बल है। कर्षण बल क्या है? कर्षण बल कहें तो जैसे कि तरल है, तरल के अंदर गति करने वाली किसी वस्तु के सापेक्ष गति के विपरीत दिशा में जो बल लगता है उसको कर्षण बल कहा जाता है। तरल के अंदर गति करने वाली वस्तु के सापेक्ष विपरीत दिशा में जो बल कार्य करता है उसको कर्षण बल कहते हैं। मांसपेशीय बल किसको कहते हैं? तो मांसपेशीय बल जो होता है, मांसपेशीय बल ऐसे बल होते हैं जिसमें हमारी मांसपेशियां कार्य करती है। जैसे कि हम जब अपने स्कूल का बैग उठाते हैं या पानी से भरी हुई बाल्टी उठाते हैं तो वो बल कहाँ से आ रहा है? वह बल हमारी मांसपेशियों के द्वारा लगाया जा रहा है। नेक्स्ट है घर्षण बल। तो घर्षण बल सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है तथा इसकी दिशा सदैव गति की विपरीत होती है। क्योंकि घर्षण बल दो सतहों के बीच संपर्क बल का कारण है, इसलिए यह भी एक प्रकार का संपर्क बल है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कर्षण बल जो कि तरल के अंदर वस्तु के सापेक्ष विपरीत दिशा में लग रहा है वह बल कर्षण बल है। मांसपेशियों द्वारा लग रहा है वह बल मांसपेशीय बल है। और घर्षण बल जो है सभी गतिशील वस्तुओं के बीच लगता है, जो कि सदैव गति की दिशा के विपरीत लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक चुंबक दो टुकड़ों में टूट गया है, अगर इन दोनों टुकड़ों को पास लाया जाए तो क्या वह दोनों में आकर्षण होगा या एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे? आकर्षित या प्रतिकर्षित करेंगे, या न तो आकर्षित करेंगे और न ही प्रतिकर्षित करेंगे। चुंबक जो होता है उसके दो ध्रुव होते हैं, एक तो उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल और एक दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल। अगर हम इस चुंबक को बीच में से तोड़ देते हैं तो वापस ये चुंबक दो ध्रुवों में बढ़ जाएगी, नॉर्थ पोल और साउथ पोल और नॉर्थ पोल और साउथ पोल। किसी भी एकल ध्रुव का अस्तित्व कभी भी संभव नहीं होता है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक चुंबक को दो टुकड़ों में तोड़ दिया गया, अगर इन दोनों टुकड़ों को पास लाया जाए तो दोनों में क्या होगा? या तो क्या आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। तो क्वेश्चन में हमको क्लियर नहीं दे रखा है कि चुंबक के कौन से ध्रुव को पास लाया जा रहा है, क्या नॉर्थ पोल को पास लाया जा रहा है या साउथ पोल को, या नॉर्थ पोल एक चुंबक का और साउथ पोल दूसरे चुंबक का। तो इस कंडीशन में इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि या तो उन दोनों चुंबक के नॉर्थ और साउथ पोल को पास में लाया जा रहा है जिससे उन दोनों चुंबक में आकर्षण हो रहा है, जबकि या तो उन दोनों चुंबक के समान ध्रुव या समान पोल मतलब कि नॉर्थ पोल को पास में लाया जा रहा है। अगर किसी चुंबक के समान ध्रुव को पास में लाया जाता है तो उन दोनों चुंबक में प्रतिकर्षण होगा, जबकि अगर विपरीत ध्रुव को पास में लाया जाता है तो उन दोनों चुंबक में आकर्षण बल लगता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि या तो उन चुंबक के टुकड़ों में या तो आकर्षण हो रहा है या प्रतिकर्षण हो रहा है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एसिड बेस इंडिकेटर या अम्लक्षार संकेतक के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है? लाल बंद पत्ता गोभी और हल्दी, नमक और हल्दी, केले की पत्तियां और बंद गोभी की पत्तियां, और नींबू का रस या हल्दी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हल्दी और लाल बंद गोभी जो है वह ये दोनों जो है एक प्रकार के अम्ल क्षार के प्राकृतिक सूचक हैं। हल्दी जो होगी यह अम्ल में कोई भी परिवर्तन नहीं दर्शाएगी, जबकि जो अम्ल के अंदर ये कोई परिवर्तन नहीं दर्शाएगी और क्षार के अंदर ये लाल रंग देती है, जबकि लाल बंद गोभी का पत्ता
विलयन, लाल बंद गोभी का पत्ता जो होता है वह विलयन को गहरा, अम्ल के विलयन में यह गहरा गुलाबी तथा क्षार के विलयन के साथ ये हरा रंग देता है। इसलिए एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में यहाँ पर लाल बंद गोभी का पत्ता और हल्दी को यूज़ किया जाता है। दोनों ही एक प्रकार के प्राकृतिक सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पदार्थ एम को चम्मच में गर्म करके तुरंत एक गैस के मर्तबान में रखकर ढक दिया गया। थोड़ी मात्रा में पानी मर्तबान में डाला गया और घोल का नीले लिटमस पेपर से परीक्षण किया गया। कागज का रंग लाल हो गया। पदार्थ एम निम्न में से कौन सा हो सकता है? ऑप्शन ए सोडियम, बी एल्यूमिनियम, सी मैग्नीशियम या डी सल्फर। तो जो अधातुएं होती है उनकी प्रकृति अम्लीय होती है और जो धातुएं होती है उनकी प्रकृति क्षारीय होती है। अ फॉर अधातु, अ फॉर अम्लीय, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। जब सल्फर को गर्म करके मर्तबान में रखा जाता है तो वह SO2 का निर्माण कर लेती है। गर्म करके जब मर्तबान में रखा जाता है तो वह SO2 या सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण कर लेती है। इसमें थोड़ा सा पानी डालने पर SO2 का जलीय विलयन अम्लीय प्रकृति का होता है और अम्ल जो होते हैं वह नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देते हैं। सोडियम जो कि एक प्रकार की धातु है, एल्यूमिनियम जो कि एक प्रकार की धातु है और मैग्नीशियम यह भी एक प्रकार की धातु है। सल्फर जो है एक प्रकार की अधातु है और अधातुएं ही नीले लिटमस को लाल में बदल देती है। इसलिए जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वह सल्फर होगा। सल्फर जो एक प्रकार की अधातु है और अधातु जो होती है वह अम्लीय प्रकृति दर्शाती है। इस ट्रिक से आप ये याद रख सकते हैं, अ फॉर अधातु, अ फॉर अम्लीय प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन ए दे रखा है कि सेल्यूलोज युक्त खाद्य पदार्थ मानवों के लिए रुक्षांश का अच्छा स्रोत है। कारण R1 दे रखा है कि पाचन के दौरान सेल्यूलोज अवशोषित होकर रेशों में परिवर्तित हो जाता है और कारण R2 दे रखा है कि सेल्यूलोज का पाचन करने वाले बैक्टीरिया सेल्यूलोज को रेशों में बदल देते हैं। तो जो ह्यूमन बींग्स होते हैं या मानव होते हैं वह सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर सकते, जबकि सेल्यूलोज जो होता है वह घास में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। घास खाने वाले जो भी पशु होते हैं वह इसका पाचन अच्छे से कर सकते हैं। मनुष्य के अंदर सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है, लेकिन उनके लिए सेल्यूलोज युक्त खाद्य पदार्थ जो होते हैं वह रुक्षांश का अच्छा स्रोत होता है। तो अभिकथन ये तो सत्य है और R1 दे रखा है पाचन के दौरान सेल्यूलोज अवशोषित होकर रेशों में परिवर्तित हो जाता है। तो जो मनुष्य होते हैं वह सेल्यूलोज का पाचन तो नहीं कर पाते, लेकिन यह मानव आहार में फाइबर के रूप में महत्वपूर्ण होता है। फाइबर मानव पाचन तंत्र की सहायता करता है तथा जो हमारी आंत होती है उसके माध्यम से भोजन को आगे बढ़ने में सहायक होता है, जो सेल्यूलोज होता है फाइबर के रूप में। तो इस प्रकार जो अभिकथन ए है वह सत्य है और R1 दे रखा है कि पाचन के दौरान सेल्यूलोज अवशोषित होकर रेशों में परिवर्तित हो जाता है। तो ये भी सही है, तो ए सही है, वह R1 इसकी सही व्याख्या कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए सही है तथा R1 ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें कोई एंजाइम नहीं होते। फर्स्ट है पित्तरस, सेकेंड अग्नाशय रस, थर्ड है आमाशयी रस और फोर्थ दे रखा है लस्सी का रस। तो मानव के अंदर जो पित्तरस होता है उसमें कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होते और इसका संश्लेषण जो होता है यह यकृत या लीवर में होता है, लेकिन इसका स्टोरेज इसका संग्रहण जो होता है वह पित्ताशय में होता है। इसका संश्लेषण या पित्तरस का निर्माण जो होता है वह तो यकृत या लीवर में होता है, लेकिन इसका स्टोरेज या संग्रहण जो होता है वह पित्ताशय में होता है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बन जाता है, इसके बारे में ध्यान रखना। अब
ये पित्त रस जो होता है इसके अंदर कोई भी पाचक एंजाइम तो उपस्थित नहीं होते, लेकिन ये वसा के पाचन में सहायक होता है। ये पित्त रस वसा के पाचन में सहायक होता है, लेकिन इसमें कोई भी एंजाइम उपस्थित नहीं होते। अग्नाशय रस, इसमें जो होते हैं ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज एंजाइम आदि पाए जाते हैं। जबकि आमाशय रस में पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज एंजाइम पाए जाते हैं। जबकि लसीका रस ये कोशिकाओं तक पोषक तत्वों जैसे गैस, हार्मोन्स, एंजाइम आदि पहुंचाने का कार्य करता है। लेकिन जो पित्त रस है उसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाए जाते। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे प्रभावों में कोहनी का जोड़ घर के दरवाजे के कब्जे की भांति चलता है, यह कौन सा जोड़ है? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कंदुल खल्ली का संधि, जिसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी कहते हैं, जो कि हमारे कंधे का जॉइंट है। इसी के कारण हमारा कंधा जो होता है वह सभी दिशाओं में मूवमेंट कर सकता है। नेक्स्ट धुराग्रीय संधि, इसको पोवेट जॉइंट भी कहते हैं। यह जो होता है ये हमारे गर्दन और सिर के बीच का जॉइंट होता है। इसके कारण हमारा सिर जो होता है वह आगे पीछे दाएं बाएं सभी दिशाओं में घूम सकता है। गर्दन और सिर के बीच का यह जॉइंट है। सीधे रखा है हिंज संधि या हिंज जॉइंट, तो ये हमारी कोहनी में उपस्थित होता है। हमारी कोहनी जो होती है इसी के कारण एक दिशा में आगे की ओर गति करती रहती है, क्योंकि हमारी कोहनी में जो होता है वो हिंज जॉइंट उपस्थित होता है। जबकि स्थिर संधि या फिक्स्ड जॉइंट, तो इसको एक प्रकार की अचल संधि भी कहते हैं। यहाँ पर अस्थियाँ जो होती है वो लचीला न होकर के कठोर प्रकार की होती है, जो कि स्थिर होती है। जैसे कि हमारे दांत तथा जबड़े की संधि, हमारे दांत और जबड़े के बीच में जो जॉइंट है वह एक प्रकार का फिक्स्ड जॉइंट है, उसमें किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा कि हमारे प्रभाव में कोहनी का जोड़ जो घर के दरवाजे के कब्जे की भांति चलता है। कोहनी एक घर के दरवाजे की कब्जे की भांति ही चलती है, तो उसमें जो होता है जॉइंट वह हिंज जॉइंट उपस्थित होता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी घाव से अत्यधिक रक्तस्राव निम्न में से किस विटामिन की कमी से हो सकता है? तो हमारे अंदर अगर विटामिन के की कमी हो गई तो हमारे शरीर में कहीं चोट लगेगी, तो वहाँ पर अगर रक्तस्राव होता है तो वहाँ पर खून का थक्का या रक्त का थक्का जो होगा वह नहीं जमेगा। ये विटामिन के जो होता है वह रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, जिसके कारण जो रक्तस्राव होता है हमारे शरीर से वह होना बंद हो जाता है। रक्त का थक्का अगर जम जाता है तो खून निकलना बंद हो जाता है। अगर हमारे शरीर में विटामिन के की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर से अत्यधिक रक्तस्राव के कारण हमारी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए यह विटामिन जो होता है रक्त के थक्के में बहुत ही आवश्यक है। इसके साथ साथ यह विटामिन जो अनेक रोगों से लड़ने में भी हमारी सहायता करता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, जबकि बी की कमी से बेरी और विटामिन डी की कमी से बच्चों में तो रिकेट्स रोग होता है, जबकि बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया रोग उत्पन्न हो जाता है। इसलिए हमारे शरीर की स्वस्थ वृद्धि और रोगों से लड़ने के लिए यह विटामिन जो होते हैं ये बहुत ही सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए रुधिर वर्ग वाले एक पुरुष का विवाह बी रुधिर वर्ग वाली महिला से होता है, उनके पुत्र या पुत्री का रुधिर वर्ग क्या हो सकता है? मतलब कि एक ए ब्लड ग्रुप वाले पुरुष का विवाह बी ब्लड ग्रुप वाली महिला से होता है, तो उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, ये हमको पूछा है। तो ये ए ब्लड ग्रुप वाली महिला है, पुरुष है, और ये बी ब्लड ग्रुप वाले महिला का। इस ओ को पहले हम इन दोनों से मिलाएंगे, तो ओ को ओ से मिलाने पर ये ओ, और ओ का बी से मिलाने पर ये ओ बी। अब इस ए को इस ओ से मिलाने पर ये ओ ए, और इस ए को फिर वापस इस बी से मिलाने पर ये ए बी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उनको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जो आंसर आएंगे वह
उनके पुत्र या पुत्री का रुधिर या ब्लड ग्रुप हो सकता है। या तो उसका ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है, या बी हो सकता है, या ए हो सकता है, या ए बी हो सकता है। इन 4 ब्लड ग्रुप में से उनके पुत्र या पुत्री का ब्लड ग्रुप कोई सा भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक किसान ने देखा कि फलियों के बीज जो उसने अगले मौसम में बोए जाने के लिए रखे थे उनमें कीड़ा लग गया। आप स्वस्थ बीजों को संक्रमित बीजों से अलग करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का सुझाव देंगे। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आप स्वच्छ बीजों को अलग करने के लिए कौन सा सुझाव किसान को देंगे। फर्स्ट दे रखा है कि हाथ से चुनना, बी छानना, सी पानी में डालना और डी थ्रेसिंग। तो इन 4 ऑप्शन में जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर सी। अगर सभी बीजों को एक साथ पानी में डाल दिया जाएगा तो जो स्वस्थ अच्छे बीज होंगे वह भारी होने के कारण उस पानी के नीचे तल में बैठ जाएंगे, जबकि जो कि क्षतिग्रस्त या फिर खराब बीज होंगे वह बीज में से खोखले होंगे और हल्के होने के कारण वह पानी पर तैरने लग जाएंगे। इस कारण जो स्वस्थ बीज है उनको क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की जो बेस्ट विधि होगी वह पानी में डालने की होगी, जो कि उन बीजों को सभी को एक साथ पानी में डाल दिया जाएगा तो उनसे स्वस्थ बीज को अलग कर लिया जाएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसमें जो बीटा सेल्स है इनसे इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव होता है। ये इंसुलिन हार्मोन जो होता है हमारे जो ब्लड होता है उसके अंदर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का कार्य करता है, जिसके कारण हमें डायबिटीज़ या हमारे जो ब्लड होता है उसके अंदर
शर्करा की मात्रा जो होती है नियंत्रित रहती है। यदि हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाएगी तो उस कमी से जो ग्लूकोज होगा वह ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं होगा और हमें डायबिटीज़ होने का खतरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दी हुई जानकारी के आधार पर विभिन्न प्रकार की रक्त कोशिकाओं का वर्गीकरण करें। ए दे रखा है, इनमें लौह तत्व होता है। बी, किसी भारी तत्व के प्रवेश करने पर संख्या में वृद्धि करते हैं। सी, रक्त स्राव कम करने के लिए थक्का बनाते हैं। तो हमारा ब्लड जो होता है उसका 55% जो भाग होता है वह प्लाज्मा होता है, जबकि 45% जो भाग होता है उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट उपस्थित होती है। अब ये आरबीसी जो है एक लौह तत्व युक्त रक्त कोशिका है। इसकी कमी से हमारे शरीर में एनीमिया या अरक्तता होने का खतरा उत्पन्न हो सकता है, जबकि डब्ल्यूबीसी जो होती है यह जो होते हैं डब्ल्यूबीसी अपने आकार को बदल सकती है और यह जो रोग फैलाने वाले सूक्ष्मजीव अगर वो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनके भक्षण का ये कार्य करती है। आकार बदलकर उनके भक्षण का ये कार्य करने का काम करती है, उनके भक्षण का ये कार्य करती है। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स जो होती है वह एक तो रक्त का थक्का जमाने में सहायक है और इनकी कमी से, प्लेटलेट्स की कमी से हमारे शरीर में डेंगू रोग उत्पन्न होता है। या यूँ कहें कि डेंगू रोग जब हमें होता है तो उस डेंगू रोग में हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आने लगती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें लौह तत्व होता है तो आरबीसी में होता है, तो आरबीसी ऑप्शन नंबर बी में है। और सी में है, किसी भारी तत्व के प्रवेश करने पर संख्या में तीव्र वृद्धि करते हैं, तो वह है डब्ल्यूबीसी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और रक्त स्राव कम करने के लिए थक्का बनाने का काम प्लेटलेट्स करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए, मृदा अपरदन के कारण मरुस्थलीकरण होता है। मृदा अपरदन या मिट्टी के कटाव के कारण मरुस्थलीकरण होता है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। कि काटे जाने के कारण भूम जल का स्तर गिरता है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड दे रखा है मवेशियों की अत्यधिक चराई के कारण भी वनोन्मूलन होता है, तो ये फैक्ट बिल्कुल करेक्ट है। और डी दे रखा है कि जैव विविधता की क्षति के कारण वनोन्मूलन होता है, तो ये कथन हम कहें तो एक प्रकार से उल्टा लिखा गया है। जैव विविधता की क्षति के कारण वनोन्मूलन नहीं होता है, वनोन्मूलन के कारण जैव विविधता की क्षति होती है। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि गलत है। जैव विविधता की क्षति के कारण वनोन्मूलन होता है, ये गलत है। वनोन्मूलन जब होता है तब जैव विविधता की क्षति होती है, यह कह सकते हैं, लेकिन जैव विविधता क्षति के कारण वनोन्मूलन होता है यह कहना गलत होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।